आईटीबी के शौर्य सम्मान 2025 के आज के इस कार्यक्रम में आईटीबी के एमडी और माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आईटीबी के सीईओ श्रीमती ऐश्वर्या पंडित जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, कालका सीट हरियाणा की माननीय विधायक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आईटीबी को शौर्य सम्मान की इस श्रृंखला को अनवरत जारी रखने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन बहादुर जवानों ने देश की रक्षा के लिए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए यहां पर सम्मानित होने वाले उन सभी बहादुर जवानों, शहीद परिवारों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत की परंपरा इस बारे में हमेशा से हमें प्रेरित करती रही है कि शहीद का बलिदान कौम की जिंदगी होती है। देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान होने वाली ये लंबी श्रृंखला सदैव से समाज को एक नया जीवन देती रही है। और इसीलिए तो जब आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आगामी 25 वर्ष का एक लक्ष्य रखा, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा कि इसके लिए हर भारतवासी को, अगर भारत को एक विकसित भारत बनाना है, 2047 में जब यह देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत चाहिए, उस विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो पंच प्रण की बात की, उस पंच प्रण के जो मुख्य बातें थी उनमें गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करना और सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान देना। ये तीन बातें उनमें से बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद करिए, वह जवान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम जब यहां बैठे हुए हैं, इस कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, इस समय भी देश की सीमाओं पर जहां पर टेम्परेचर -20, -25, -10 पहुंचा है, सजग होकर के भारत माता के वे जवान भारत की रक्षा करने के लिए सजग रूप में दिन रात खड़े होकर के हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहरी की चपेट में है।
लेकिन भीषण शीतलहरी के बावजूद भी हमारे सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस बलों के जवान, वे निरंतर पेट्रोलिंग में रह करके आम जन के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा करते हैं। और अगर सुरक्षा का इस एहसास कराने वाले आर्मी के हों, पैरामिलिट्री के हों या पुलिस बल के उन जवानों का समाज सम्मान नहीं करेगा या शहीद परिवारों के बारे में समाज अगर सोचेगा नहीं, तो स्वाभाविक रूप से यह हम अपने राष्ट्रीय दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पा रहे। और मैं आईटीबी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1965 और 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भी शहीद हुए परिवारों को या उन युद्धों में भागीदार बने हुए उस समय भारतीय सेना के जवानों को आज यहां सम्मान दिया। समय समय पर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का भाग रहे या उनको नेतृत्व देने वाले उन जवानों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिवार, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच हैं, उनका सम्मान दिया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और जब इस सम्मान की बात उसके साथ जोड़ते हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, पहली आवश्यकता होती है। उसके बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक समय रहा होगा जब सतयुग रहा होगा, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सब लोग धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन समय के अनुरूप वातावरण बदलता गया और फिर व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समय समय पर बनती रही, बिगड़ती रही। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का एहसास हो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, इसके लिए इस देश ने जब आजादी का एहसास और आजादी के पूर्व देश की एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने भारत को एक संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पी के रूप में जो संविधान हमें दिया, इसके अनुसार सुरक्षा की पहली शर्त सुशासन है। और उस सुशासन की स्थापना के लिए जो जवान दिन रात एक करके कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, उनको सम्मान देना, ये वास्तव में अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने जैसा है। और आज ये कार्य आईटीबी यहां पे कर रहा है। मुझे बताते हुए आप सबके सामने कोई संकोच नहीं, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने है और आज का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने है। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके पास नौकरी भी नहीं थी, रोजगार भी नहीं था। प्रदेश की पहचान एक दंगाग्रस्त और अराजक प्रदेश के रूप में थी। आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश के रूप में है। और सुरक्षित उत्तर प्रदेश का एहसास कैसे होता है? आज आप देखते होंगे
कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। तंत्र वही है, केवल सरकार के चेहरे बदल गए। ये वही प्रदेश जहां पहले कोई निवेश नहीं करता था, ये वही प्रदेश जहां पे 2017 के पहले एक भी परीक्षा ऐसी नहीं थी जिसकी शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न न खड़े हुए हों। ये वही प्रदेश है जहां का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर होता था। ये वही प्रदेश है जहां पर प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 बड़े बड़े दंगे होते थे। आज उस प्रदेश में हम कह सकते हैं कि यह दंगा मुक्त प्रदेश है। दुनिया का सर्वाधिक निवेश को आमंत्रित करने वाला प्रदेश है। बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नौकरी की, सरकारी नौकरी देने की भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की गारंटी देने वाला प्रदेश है। जिस प्रदेश में पहले 40,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं आता था, आज उस प्रदेश में हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जिस प्रदेश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे, आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का, तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जवान भी खोए हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी एक पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी बनाई कि कोई जवान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार का जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस बल के जवान हो, हमने इसके लिए तमाम रिफॉर्म किए। ट्रेनिंग के तरीकों को बदला, उसमें उनकी क्षमता को बढ़ाया, पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं को हमने विस्तार दिया। 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उनको भरने का काम किया। आज परिणाम है, 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँपते हाँपते मर रहा है और पुलिस उसके और उसके आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी है। आज उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जब इस वर्ष के अंत में बनकर के तैयार होगा, देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होगा। सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नगर निकायों को रखने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और भारत की आस्था को भी गौरव के साथ आगे बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश। यह शौर्य सम्मान जब हो रहा है, इस शौर्य सम्मान के ठीक एक सप्ताह के बाद 13 जनवरी से और 26 फरवरी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम प्रयागराज की धरती पे होने जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज 2025। कहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण इस बात को कहते हैं कि 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज को कुंभ के बहाने
कैसी उसकी कायाकल्प हुई है। आज आप जाइए, जो 5 वर्ष 6 वर्ष पहले प्रयागराज गया होगा, जो 7 वर्ष पहले प्रयागराज गया होगा, आज के नए प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। वो जाएं वहां, देखें थोड़ा कैसे विकास होता है, एक सिटी के डेवलपमेंट की प्लान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इन आयोजनों के माध्यम से। आज नए प्रयागराज में आप देख सकते हैं। अकेले इस वर्ष ही महाकुंभ के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, हमने प्रयागराज सिटी को और उसके अगल बगल के जनपदों को भी विकास की धुरी बना करके वहां का एक व्यवस्थित विकास की रूपरेखा तैयार की। परिणाम है 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने सिंगल लेन से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन में बनाने का काम किया है। 14 नए फ्लाईओवर अकेले एक सिटी के अंदर 1 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार हुए हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है। एयरपोर्ट नए सिरे से वहां पर आज प्रयागराज के अंदर देखने को आपको मिलेगा और वहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ नए कॉरिडोर जो पहली बार लोगों को दर्शन करने के लिए मिलेंगे। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती देवी का जो मंदिर है उसका कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, भगवान राम और निषाद राज गोयल श्रृंगवेरपुर में जहां मिले थे उनका कॉरिडोर, ये सभी कुछ आपको वहां पर आज देखने को प्रयागराज में मिलेंगे। पातालपुरी का कॉरिडोर, ये सभी कुछ नए पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने और ये सब जानने का अवसर प्राप्त होगा। कुंभ का क्षेत्र विस्तार दिया गया है। याद रखना, इस अवधि में उतने श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे जो दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर होगा। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। 12 से 15 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु भी आ गए तो वह आसानी से त्रिवेणी में, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में वहां पे डुबकी लगा करके पुण्य प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। कोई समस्या नहीं आएगी। स्वच्छ कुंभ है, इसके लिए 0 लिक्विड डिस्चार्ज पूरे सिटी के अंदर, पूरे कुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन लिक्विड डिस्चार्ज एक से भी नहीं होगा। जैसे कोई एयरपोर्ट का या किसी एरोप्लेन में आप जाते होंगे, उसमें वहां के टॉयलेट को देखते होंगे, यह व्यवस्था आपको कुंभ में उन 1.5 लाख शौचालयों में भी देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर वहां पर श्रद्धालुओं जनों का 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। 10,000 से अधिक संस्थाओं को वहां पे भूमि आवंटन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की गई है। देश के और दुनिया का हर व्यक्ति प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है और इस पूरे कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ एक डिजिटल कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कुंभ का डिजिटल मैप देखना हो आपको मिल जाएगा। कुंभ को स्वच्छता के मानक पे आपको परखना हो आपको पता लग जाएगा। कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ही तो आपका चित्र पहले ही हमारे सामने आ चुका होगा कि आप भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। सुरक्षा को डिजिटल फॉर्म में हमने ले लिया है। ट्रैफिक डिजिटल ट्रैफिक के रूप में देखने को मिलेगा। स्वच्छता, ट्रैफिक स्वच्छता का हो या फिर अन्य जितने भी कार्य हैं, डिजिटली वहां पर हम सबको देखने को प्राप्त होगा। और इसलिए इस सदी का ये कुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। हम आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में प्रयागराज कुंभ को तैयार कर चुके हैं। और मैं आईटीवी से जुड़े हुए सभी दर्शकों से यही कहूंगा
वे आए, आस्था के साथ आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए, भारत की संस्कृति की इस महासमागम का हिस्सा बने। प्रयागराज आकर के उनको सुखद अनुभूति होगी और प्रयागराज के उपरांत विरासत और विकास का जो एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, वे देखें, अयोध्या भी आए, काशी भी जाएं, मां विंध्यवासिनी के धाम में जाएं, चित्रकूट में जाएं, लखनऊ में आए, लखनऊ से आप श्रृंगवेर, यहां आपके चाहे वह प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर धाम में हो या फिर आपके सीतापुर जनपद में, अपने उन पवित्र तीर्थों का दर्शन करें। आपको अब बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं आईटीबी को एक बार फिर से इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन सभी शहीद जवानों को जिन्होंने भारत माता के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। जिन सदस्यों को आज यहां सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, उन सभी को भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए आईटीबी को इस